नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश संवाद में। मैं हूं कृति मिश्रा और आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, देश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। नमस्कार सर, इससे पहले मैं स्पेसिफिक स्कीम्स की बात करूं, उसका कितना एडवांटेज हुआ है ग्राउंड पर, उसकी बात करूं, आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी कि जब आपने इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला, क्या बड़े तब से लेकर अब तक अचीवमेंट्स हैं और कौन से बड़े चैलेंजेस रहे आपके सामने? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में 2014 के बाद से सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने जो समाज का सबसे अंतिम छोर पर व्यक्ति है, जिसको सबसे पहले सहायता की आवश्यकता है, ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए काम करने के लिए विभाग के सामने जो चुनौतियां थीं, विभाग बरसों से काम कर रहा है। लेकिन हमारे जो समाज के ऐसे अंतिम छोर के जो व्यक्ति हैं, चाहे वो हमारे दिव्यांगजन हों, चाहे वो हमारे उभयलिंगी समुदाय के व्यक्ति हों, फिर चाहे वो हमारे अनुसूचित जाति समाज के व्यक्ति हों, इन सब के लिए पहले से जो योजनाएं चल रही थीं, उभयलिंगी समुदाय के लिए पहली बार प्रयास हुआ और 2019 में इनके लिए अधिनियम बनाया गया। वो अधिनियम जब पारित किया गया तो पूरे देश भर में उभयलिंगी समुदाय ने इसका बहुत उत्साह के साथ में स्वागत किया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, वो जब बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और इसमें सभी का सामूहिक प्रयास, तो ऐसे अंतिम छोर के उन व्यक्तियों के बारे में भी चिंता की और अधिनियम में उनके लिए जो तरह तरह के प्रावधान किए गए, जिससे उनके अंदर एक आत्मनिर्भरता का भाव, सम्मान का भाव और उसके लिए उनको कौशल विकास के साथ में जोड़ना, शैक्षणिक गतिविधियों के साथ में जोड़ना। फिर हमारे जो दिव्यांगजन हैं, दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 बनाया गया। अब दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 बनने के बाद इसमें जो प्रावधान किए गए, पहले दिव्यांगता की 7 श्रेणियां थीं, उन 7 श्रेणियों को बढ़ाकर 21 किया गया। तो पहले कम संख्या थी, अब काफ़ी बड़ी संख्या बढ़ा दी गई। इसके साथ ही साथ सरकारी नौकरियों में आरक्षण, उसको बढ़ाकर 4 किया गया। फिर बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में भी आरक्षण, उसको भी 4% किया गया। इसी तरह से जो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनमें भी छात्रों का एडमिशन 3% से बढ़ाकर 5% किया गया। साथ ही साथ सुगम्य भारत अभियान और इस तरह की गतिविधियों के माध्यम से दिव्यांगजनों के जीवन में किस तरह से सुगम्यता लाई जा सकती है, उनके अंदर आत्मविश्वास का भाव कैसे लाया जा सकता है। वहीं हमारे जो अनुसूचित जाति समाज है, तो अनुसूचित जाति समाज के लिए उनके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई। उन योजनाओं के साथ ही साथ जो अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम है, तो 2016 में उसमें संशोधन किए गए। जिन संशोधनों के माध्यम से इनमें जो प्रावधान किए गए कि पहले वर्षों प्रकरण चलते रहते थे, तो इनके लिए विशेष अदालतों का प्रावधान किया गया, विशेष लोक अभियोजक बनाए गए। फिर उनको जो सहायता जो राशि दी जाती थी ऐसे प्रकरणों में, वो 85,000 रुपये तक की थी, उसको 85,000 रुपये से लेकर 8.5 लाख रुपये तक के बीच में उसको प्रकरणों की गंभीरता के अनुसार उसकी राशि का निर्धारण करने का निर्णय लिया गया। और यह पैसा भी उनको जो ना 7 दिन की अवधि के अंदर देने की भी उसमें शुरुआत की गई। यानी चाहे दिव्यांगजन हो, चाहे हमारे उभयलिंगी समुदाय के हमारे लोग हों, चाहे हमारे अनुसूचित जाति के लोग हों, सभी के लिए, इसी तरह ओबीसी समाज के लिए भी और ओबीसी समाज के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया, जिसमें राज्य सरकारों को ये स्वतंत्रता दी गई कि वो राज्यों में शिक्षा के क्षेत्र में और अपनी नौकरियों के क्षेत्र में उनको किन जातियों को शामिल करना है, ये अधिकार राज्यों को ऊपर छोड़ा गया। बिल्कुल सर, आपने ये उपलब्धियां गिनाई, लेकिन एक बड़ा चैलेंज जो सामने है, और ख़ासकर अगर मैं बोलूँ स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए, रिजर्वेशन की आपने बात कही, क्या हमारे वर्क स्पेसेस स्पेशल एबल्ड फ्रेंडली हैं? ये एक और बड़ी समस्या है। मैंने जैसे आपको बताया कि दिव्यांगजनों के प्रति सबसे पहले जो देखने का दृष्टिकोण समाज में बदलाव आया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार देश के किसी पंतप्रधान ने और हमारे दिव्यांगों के लिए दिव्यांगता शब्द से संबोधित किया। इस शब्द ने अकेले नहीं और पूरे समाज में उनके प्रति देखने का दृष्टिकोण में एक बहुत बदलाव आया। दिव्यांगजन अपने आप को जितना गौरवान्वित करते हैं,
उनको केवल आरक्षण ये 4% आरक्षण देकर मात्र सीमित नहीं कर दिया। जहाँ उनके शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण दिया गया, वहीं शिक्षा क्षेत्रों को भी सुगम्य बनाने की शुरुआत हुई। आज हम स्कूलों में जाकर देखते हैं तो स्कूलों में रैंप लगाए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों के साथ साथ रैंप और ग्रिल ये निजी क्षेत्र के स्कूलों में भी लगाए जा रहे हैं। बसों को भी सुगम्य बनाया जा रहा है, उसमें पीछे के गेट से उसको लो फ्लोर करके और व्हील चेयर वो सीधी चली जाती है, फिर उनको चढ़ने उतरने के लिए भी सुगम्य बनाया जा रहा है। वहाँ पर इस तरह का उनको शिक्षा के साथ साथ कौशल ट्रेनिंग की गतिविधियों के साथ इसमें उसको जोड़ा जा रहा है कि विद्यार्थी अपनी शिक्षा के साथ ही साथ जीवन में कुछ ना कुछ कौशल प्राप्त कर सके और अपने शैक्षणिक जीवन के बाद वो अपना कुछ काम प्रारंभ कर सके। दिव्य कला मेले की शुरुआत हुई। इस दिव्य कला मेले में और सबसे पहले यहीं पर दिल्ली में इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा के पास में दिव्य कला मेले का आयोजन अभी 2 माह पहले किया गया था, जिसमें लगभग 200 प्रतिभागियों ने उसमें भाग लिया। 150 स्टॉल लगाए गए तो 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया। जो दिल्ली और आसपास के जो राज्य हैं वहाँ से उसमें दिव्यांगजन वो तरह तरह की चीज़ों का जो निर्माण करते हैं वो अपनी निर्मित सामग्री को लेकर वहाँ आए थे। उनको ठहरने की, उनको आने जाने की, सारी भोजन की सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध कराएंगे, स्टॉल उपलब्ध कराए गए और वहाँ पर उस दिव्य कला मेले के माध्यम से उनको अपना सामान विक्रय करने के लिए एक प्लेटफार्म उपलब्ध हुआ। इससे दिव्यांगजनों के मन में एक बहुत आत्मविश्वास का भाव आया। इसका दूसरा चरण हमने मुंबई में किया और अभी इसी महीने में तीसरा चरण की शुरुआत भोपाल में की। मैंने जब जाकर उनसे मिला, मुंबई में महाराष्ट्र के आसपास के राज्यों के दिव्यांगजन आए, ऐसे भोपाल में मध्य प्रदेश के आसपास के राज्यों के दिव्यांगजन उसमें शामिल हुए। उन दिव्यांगजनों के बीच में जाकर उनसे जब बातचीत करने का अवसर हमने उनसे प्रयास किया तो दिव्यांगजनों ने एक बात कही कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए भगवान हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस संवेदनशीलता के साथ में हम दिव्यांगजनों को उनको इस तरह की अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से आत्मनिर्भरता का भाव लाने का जो प्रयास किया जा रहा है ये बहुत प्रशंसनीय है। क्योंकि इसके पहले ये होता था कि दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों का वितरण तो होता था, लेकिन सहायक उपकरणों के वितरण के साथ ही साथ उनको इस तरह से रोजगार मूलक गतिविधियों में कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। हमारा जो दिव्यांगता वित्त विकास निगम है, उस दिव्यांगता वित्त विकास निगम के माध्यम से जो हमारे दिव्यांगजनों को कौशल ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है, तो कौशल ट्रेनिंग लेने के बाद जो दिव्यांगजन अपना काम प्रारंभ करना चाहते हैं, दिव्यांगजन वित्त विकास निगम से उनको कम ब्याज की दर पर लोन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वो अपना काम प्रारंभ कर सकें। सर, एक और बड़ी चिंता कहें इसको या फिर ऑपोजिशन का एक एलिगेशन रहा है कि एससी स्कॉलरशिप लगातार नीचे जा रही है। इस चिंता को आप कैसे दूर करेंगे? देखिए, जहाँ तक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति की बात है, इसको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद उन्होंने जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से एक अच्छा कदम उठाया है। पहले अनुसूचित जाति के छात्रों को जो छात्रवृत्ति जाती थी वो सीधे खातों में नहीं जाती थी और वहाँ पर उनसे दस्तखत कराए जाते थे, फिर उनको कैश पेमेंट दिया जाता था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति का भुगतान करने की शुरुआत की, उसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। अब वो छात्रवृत्ति का पैसा सीधा विद्यार्थी के खाते में जा रहा है। राज्य सरकारों से केवल जानकारी ली जाती है और 60% शेयर वो केंद्र सरकार देता है, 40% की राशि राज्य सरकार देती है। पहले हमारा नेशनल लेवल के हिसाब से उसमें दिया जाता था, तो कई राज्यों में तो हमारा अंश राशि बहुत कम होती थी और वो पूरा भार उनके ऊपर आता था। लेकिन अब ये नई व्यवस्था लागू होने के बाद केंद्रीय शेयर का राशि काफ़ी बढ़ गई है, राज्यों की हिस्सेदारी इसमें कम हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब पैसा सीधा छात्र के खाते में जाने से बहुत सारी जो तरह तरह की अनियमितताएं देखने में आती थी, वो सारी की सारी दोहरीकरण की और ये सारी चीज़ें जो देखने में आती थी, वो सारी की सारी चीज़ें समाप्त होके इसका जो डिजिटलाइजेशन किया गया है, इसको डाटाबेस की व्यवस्था के साथ में जोड़ा गया है, उसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं और विद्यार्थियों ने इसका जो है ना बढ़ कर के इसका स्वागत किया है। और यह व्यवस्था लागू होने के बाद पूरे देश भर में अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों में और विशेष रूप से जो छात्राएं हैं, कई बार 8वीं क्लास के बाद बेटियां जो है ना वो पढ़ाई छोड़ देती थीं, तो बेटियों का पढ़ाई का परसेंटेज भी इससे बढ़ने लगा है। सर, इसके पहले मैं दूसरे मुद्दों पर आपका ध्यान लाऊं। एक जो बड़ी समस्या है वो जॉब क्रिएशन की है फॉर स्पेशली एबल्ड।
आपको लगता है हमें कितनी उसमें हमारी अचीवमेंट्स रहे हैं और क्या कुछ करना बाकी है? ये रोजगार के क्षेत्र में सरकार ने अभी एक विशेष अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के जहाँ जहाँ पर भी रिक्तियाँ हैं उन सारी रिक्तियों को 10 लाख रिक्तियाँ भरने के लिए और विशेष रोजगार मेले लगा करके वो नियुक्ति पत्र देने के लिए शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई। दूसरा, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रारंभ होने के बाद से युवाओं को अपने कौशल को निखारने का, और कौशल निखारने के बाद चाहे फिर वो स्टार्टअप हो, स्टैंडअप हो, इन सारी योजनाओं के माध्यम से, और गवर्नमेंट ने जिस तरह से स्टार्टअप की योजनाओं के आगे बढ़ाया कि आज हम पूरी दुनिया में स्टार्टअप के क्षेत्र में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। जहां एक और युवा अपना काम प्रारंभ करके आगे आ रहे हैं, वहीं वो दूसरे नौजवानों को भी रोजगार देने की मात्रा में, बड़ी मात्रा में अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। ये हमारे देश के युवा कौशल को एक बहुत आगे बढ़ने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, उसमें उन्होंने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। और अब वह जो काम करने वाला युवा है वो कोई भी बेकार बैठने वाला नहीं है। सर, नशा मुक्ति की बात करते हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है युवाओं में खासकर। लगातार हमने देखा सिंपोजियम हो रहे हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं कि किस तरह से नशा मुक्ति पर से काबू पाया जाए। आपकी तरफ से क्या पहल की गई है और आप उसमें कितने सक्सेसफुल हुए? नशा मुक्त भारत अभियान 15 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश की जो युवा आबादी है, इस युवा आबादी को नशे की तरफ बढ़ते हुए कदमों से कैसे रोका जाए, क्योंकि ये हमारे देश की धरोहर है। इसको अगर हमने सकारात्मक दिशा में अगर ले जाने के लिए वहाँ गलत दिशा में बढ़ते हुए कदमों को अगर नहीं रोका, तो जो हमारी ऊर्जा है वो ऊर्जा हमारी कमजोरी बन सकती है। और इसलिए 15 अगस्त 2020 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई, इस नशा मुक्त भारत अभियान में नशे की मांग में कटौती कैसे की जाए, इसमें जहाँ हमारे देश के शैक्षणिक संस्थाओं को जोड़ने का शुरुआत हमने की, चाहे वो हमारे स्कूल हों, फिर हमारे कॉलेज परिसर हों, विश्वविद्यालय हों, वहाँ पर तरह तरह की गतिविधियों के माध्यम से जो नशा मुक्त भारत अभियान में युवाओं को कैसे जोड़ा जा सकता है, उनमें पेंटिंग प्रतियोगिता, उनकी बॉल लाइटिंग प्रतियोगिता, उनकी पोस्टर प्रतियोगिता, उनकी मैराथन दौड़ और उनके इस विषय को लेकर कार्यशालाएँ, इनमें सारी गतिविधियों में युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और हमने पिछले वर्ष अगस्त में 2022 में एक दिन हमने नशा मुक्त की शपथ लेने का कार्यक्रम बनाया, और उस दिन लगभग 99,000 शैक्षणिक संस्थाएं, उसमें स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की, जिसमें लगभग 1,86,00,000 विद्यार्थियों ने एक साथ नशा मुक्त भारत अभियान की न केवल शपथ ली, बल्कि इस शपथ के कार्यक्रम में मैंने देखा कि जिस तरह से विद्यार्थी ऊर्जा के साथ में आगे आए, और केवल आगे नहीं आए, हमने तो आह्वान किया, तो उन्होंने इस तरह की पोस्टर प्रतियोगिताएं, फिर उनके शहर की दीवारों पर जो है ना, और इसको लेकर उनके मन में जो आते हैं उनको लेकर जिस तरह से उन्होंने पेंटिंग्स बनाई, वो बहुत अभूतपूर्व थी। अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है, और इस नवरात्रि के पावन पर्व पर भी हमने पहले दिन से, जिस दिन नवरात्रि प्रारंभ हुई, हमने पूरे देश भर में नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर हर दिन एक नई तरह की गतिविधि को लेकर पूरे देश में अभियान चलाया। अब जब वो सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से जब सामने आता है, तो लगता है कि नशा मुक्त भारत अभियान केवल सरकार का अकेला नहीं है। और वैसे भी ये देखा जाए तो हम भारत को नशा मुक्त बनाना चाहते हैं, यह केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकार के प्रयासों से अकेला नहीं हो सकता। इसमें समाज की सहभागिता बहुत आवश्यक है, समाज की सहभागिता, और इसमें साथ ही साथ हमारे जो विभिन्न धर्मों के हमारे धर्मगुरु हैं, हमारे धर्माचार्य हैं, उन धर्माचार्यों के लाखों करोड़ों अनुयायी होते हैं। और जब हमारे धर्मगुरुओं के द्वारा जब किसी बुराई को लेकर समाज से आह्वान किया जाता है, तो उनके जो लाखों करोड़ों जो अनुयायी होते हैं, वो अपने धर्मगुरु द्वारा कही गई बात का अनुसरण करने के लिए आगे आते हैं, और एक वातावरण निर्मित होता है। पिछले दिनों हमने प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ में हमने MOU किया, संत निरंकारी मिशन के साथ में भी हमने MOU किया, और इसको आगे और हम अपने धर्मगुरुओं के जो संगठन हैं उनके साथ में कर करके पूरे देश में एक वातावरण हम निर्मित करना चाहते हैं। और इस अभियान में 9 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। 3 करोड़ युवा, 2 करोड़ महिलाएं, 3 लाख शैक्षणिक संस्थाएं
इनका इसमें जुड़ाव हो चुका है और हम बड़ी तेज़ी से सामाजिक संस्थाओं को, धार्मिक संस्थाओं को, शैक्षणिक संस्थाओं को और अपने सभी एनजीओ का भी इसमें साथ लेते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वित प्रयास से भारत को नशा मुक्त बनाना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए विभाग इसमें काफ़ी दक्षता के साथ में लगा हुआ है। सर, एक और बड़ा वर्ग है सीनियर सिटीजन्स का। सरकार एक बिल भी ला रही थी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने काफ़ी रिकमेंडेशंस भी दिए थे, उस पर फिलहाल अभी क्या हो रहा है? पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने जो सिफारिशें दी थी, उन सारी सिफारिशों पर हम गहराई के साथ में उनका अध्ययन कर रहे हैं और 2007 का जो अधिनियम है, भरण पोषण अधिनियम, उस भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए जहां वृद्धाश्रमों की व्यवस्था की गई है, जिसमें उनके आश्रय की, पोषण की, भोजन की, उनकी चिकित्सा की, मनोरंजन की, ये सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। इन सब के साथ ही साथ आवश्यक है कि हमारे समाज में हमारे सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ जनों के प्रति देखने का दृष्टिकोण, इस प्रतिस्पर्धा के युग में जिस तरह से भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ हमारा समाज जा रहा है और विशेष रूप से युवा जा रहे हैं, तो गांव का युवा शहर की तरफ भाग रहा है, शहर का युवा महानगरों की तरफ और महानगर का युवा विदेशों की तरफ। तो उनके इस अकेलेपन को दूर करने के लिए उनकी कानूनी, उनकी पेंशन संबंधी जो असुविधाएं हैं, उनको एक एल्डर हेल्पलाइन हम लोगों ने बनाई है 14567। उसके माध्यम से हमारे सीनियर सिटीजन्स के अकेलेपन को कैसे दूर किया जा सकता है। कई परिवारों में ऐसा होता है कि बुजुर्ग अकेले रहते हैं, तो उनको आवश्यकता होने पर एक और जहां इस एल्डर हेल्पलाइन की लाइन से मदद करना, वहीं उनको उनके बीच में जाकर लोगों को इस बात के लिए भी प्रेरित करना कि ये हमारे समाज के धरोहर हैं। आज अगर हम हैं तो अपने बुज़ुर्गों के कारण हैं और बुज़ुर्गों की उनकी देखभाल चिंता करना जितनी सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी के साथ में समाज की भी जिम्मेवारी है। राज्य सरकारें भी अपनी इस संबंध में अपनी योजनाएं बनाती हैं, केंद्र सरकार उनके लिए आर्थिक रूप से मदद करती है। अभी हम लोगों ने रजत अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दे रहे हैं। उसके साथ ही साथ जो हमारे बुज़ुर्ग पहले नौकरी करते थे, जॉब में थे, अब रिटायर्ड हो गए, अपने क्षमताओं का उपयोग करना चाहते हैं, तो उन संस्थाओं से बातचीत करके, उन यूनिट से बात करके जहाँ इस तरह के अनुभवी लोगों की आवश्यकता है, उनको भी वहाँ पर भी पदस्थ कराए जाने के, उनको काम दिलाने के, वो दिशा में भी हम लोग कदम आगे बढ़ा रहे हैं। चलते चलते आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर भी आपका जवाब लेना चाहूँगी। मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए एक मजबूत कानून आया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये हमें सुनने को मिलता है कि उसके फिर एक रेपिटेशन देखने को मिलता है। टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया सरकार ने, लेकिन एक ये बहुत बड़ी समस्या है। जहाँ तक आपने सफाई कर्मियों की बात की है, सफाई कर्मी हमारे समाज के बहुत अभिन्न अंग हैं। बिल्कुल। सफाई कर्मियों के वो अपने काम को अगर हृदय की गहराइयों के साथ अगर नहीं करें तो समाज में बहुत तरह की बीमारियां देखने को मिलें, बहुत तरह की बुराइयां देखने को मिलें। वो हमारे समाज के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितना संवेदनशीलता के साथ में उनकी इस महत्ता को स्वीकार किया है, उनको ऐसा ही सम्मान देने के काम में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से कदम आगे बढ़ाए। इलाहाबाद का इतना बड़ा हमारा कुंभ हुआ जी। उस कुंभ में करोड़ों की संख्या में, देश से ही नहीं विदेशों से भी उसमें धर्मालु लोग उसमें आए, विदेशी भी उसमें आए, लेकिन इतने करोड़ों की संख्या में लोगों के आने जाने के बाद भी वहाँ पर जिस तरह की स्वच्छता व्यवस्था को देखने में मिली, उसमें हमारे स्वच्छता कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान था। और इसी कारण से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं उनके पैर धोकर टाबिल से उनके पैर पोंछने का काम किया, उनको सम्मानित करने का काम किया। मैं समाज ये देख रहा था कि जब उनको सम्मानित करने का काम किया जा रहा था तो हमारे सफाई कर्मियों की आंखों में आंसू आ रहे थे कि देश का पंत प्रधान के द्वारा और इस तरह का जो हम उनको सम्मान देने का काम किया गया, ये वास्तव में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। पूरे समाज ने सफाई कर्मियों के कार्य की महत्ता को समझते हुए उनको वैसा सम्मान देने की आवश्यकता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का सामूहिक प्रयास। तो हमारे सफाई कर्मियों को भी, उनको भी जो अपनी उस व्यवस्था से के साथ ही साथ उनके जीवन में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का भाव लाने के लिए नमस्ते योजना लाई गई। इस नमस्ते योजना के माध्यम से हमारे देश के सारे शहरों और कस्बों में
मशीनीकृत सफाई व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस मशीनीकृत सफाई व्यवस्था में और 15 लाख रुपए तक का पूंजीगत जो उनको लोन दिया जाने के लिए, और उसमें 15 लाख में 5 लाख रुपए की सब्सिडी दे जाने की व्यवस्था की जा रही है। और ये देने के बाद भी फिर जो संबंधित स्थानीय प्रशासन, नगर पालिका हो या नगर निगम हो, उसमें वहाँ के इंजीनियर, वहाँ के ठेकेदार और ठेकेदार के साथ ही साथ सफाई कर्मी, इन सबको ट्रेनिंग देने की व्यवस्था, PPE किट पहन करके पूर्ण सुरक्षा यंत्रों के साथ में वो सफाई करने के लिए जाएं, ताकि उनके जानमाल की भी सुरक्षा हो और सफाई व्यवस्था को तकनीक के साथ में भी जोड़ा जा सके। हमारा यह प्रयास है कि हम बिल्कुल मृत्यु को शून्य करना चाहते हैं। जो आपने कहा कि कभी कहीं कहीं इस तरह के वो आते हैं, एक स्वच्छता मोबाइल ऐप हमने उसको डाला है। स्वच्छता मोबाइल ऐप डालने का सोच यही था कि कहीं देश में किसी इसी तरह की जब कहीं अगर काम में लगे हुए अगर लोग नज़र आते हैं तो स्वच्छता मोबाइल ऐप पर लोग डालें। पिछले दिनों इस समय कुछ आए मोबाइल ऐप पर आए, उनका परीक्षण कराया गया, तो परीक्षण कराने पर हमको कहीं भी इस तरह के नहीं मिले। लेकिन हम ये समाज के सामने एक ऑप्शन है कि कहीं पर इस तरह के अगर कोई नज़र आता है तो उनको बताएं। सारे राज्यों में जो सर्वे कराया गया उसमें लगभग 58,000 इस तरह के स्वच्छता कर्मी निकल कर आए, जिनको कि एक मुश्त 40,000 रुपये की राशि उनको दे करके, और वो उनके परिवार का, वो स्वयं या उनके परिवार को कोई सदस्य कौशल विकास ट्रेनिंग की व्यवस्था के साथ में जुड़ना चाहता है तो 2 साल तक जब तक वो प्रशिक्षण लेता है 3,000 रुपये देने का उसको वो भी महीना देने का प्रावधान भी किया गया है, जिससे वो अन्य गतिविधियों के साथ में जुड़ करके और सबका साथ सबका विकास की भावना को आगे बढ़ाते हुए वो उनके परिवार भी आत्मनिर्भर बने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सोच को आत्मनिर्भर भारत बनाने में उनका भी योगदान जुड़े। बिल्कुल सर, आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की और आपके मंत्रालय का रोड मैप आगे क्या होगा इसके बारे में भी हमसे बातें की। बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। आप देखते रहें संसद टीवी। नमस्कार।